गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट कि आप लोगों ने मेरे फेस को एक्सेप्ट किया और मुझे काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से लोग देख रहे हैं। बहुत कम व्यूज़ हैं अभी चैनल जिस लेवल पे पहुंचाना चाहती हूँ उससे कहीं दूर है, बट स्टिल आई एम गेटिंग द सपोर्ट एंड आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज़ कि आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, कि किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पर भी मुझे डीएम करके अपनी चॉइस बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज आज मैं बात करने वाली हूँ एक सिंगल मदर निकी वाइटहेड के बारे में, जिसकी 2 ट्विंस बेटियाँ थी, टैस्मिया वाइटहेड एंड जैस्मिया वाइटहेड, और उनका निकनेम था टैस एंड जैस। सो इन दोनों ट्विन सिस्टर की जो मदर थी निकी, उनका जन्म प्रिजन में हुआ था क्योंकि उनकी माँ को ड्रग पोजेशन के चलते वो जेल में अपना टाइम बिता रही थी। सो स्टार्टिंग लाइफ निकी के लिए कुछ इस तरीके की थी, मगर बाय द एज ऑफ 17 निकी को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, और उसी टाइम उसे ये भी पता लगा कि वो ट्विंस बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट है। और 27 नवंबर 1993 में उसने इन ट्विन बेबीज़ को जन्म दिया। अब गाइस क्योंकि निकी प्रिजन में थी तो वो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए दोनों ट्विन सिस्टर ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहना शुरू कर दिया। 7 साल बाद निकी जेल से बाहर वापस आ गई और वो एक ट्रक ड्राइवर से मिली जिसका नाम रॉबर्ट था और जो कि निकी से 30 साल बड़ा था। वो दोनों आपस में मिलने जुलने लगे और फिर उन्होंने डेटिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर फाइनली निकी और उसकी दोनों बेटियां जॉर्जिया में ही इस ट्रक ड्राइवर रॉबर्ट के घर में सेटल डाउन हो गए। दोनों ही ट्विंस काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स थी, मगर निकी उन लड़कियों को ज़्यादा समय नहीं देती थी क्योंकि वो खुद भी इतनी यंग थी। तो दोनों लड़कियां ज़्यादातर अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर डेला फ्रेजियर के पास रहते थे। मगर 2007 में निकी ने ये डिमांड किया कि दोनों लड़कियों की कस्टडी उसको वापस चाहिए, और निकी की ग्रैंड मदर ने उसको ये चांस भी दिया कि वो दोनों लड़कियों को संभाले और उनकी देखभाल करे। मगर जल्द ही इस रिश्ते में कुछ खटास आने वाली थी। दोनों लड़कियां अपनी माँ को नहीं समझ पा रही थी और माँ अपनी दोनों ट्विंस बेटियों को नहीं समझ पा रही थी। हमेशा दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे क्योंकि निकी अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती थी। मगर धीरे धीरे ये आर्ग्यूमेंट्स फिज़िकल फाइट्स में बदलने लगे थे, इसलिए पुलिस इंटरवेंशंस और कोर्ट में आना जाना इन तीनों के लिए स्टार्ट हो गया था। अब गाइज इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे तीनों माँ बेटी के बीच में, तो फिर एक बार फिर से उन दोनों ट्विंस की कस्टडी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के पास चली गई। मगर 2010 में कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें लिखा था कि दोनों लड़कियों को 2 वीक का ट्रायल देना चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ जाकर रहें। लड़कियों ने इसके खिलाफ़ काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, मगर वो कोर्ट के ऑर्डर के आगे कुछ नहीं कर पाई। दोनों लड़कियां अपनी माँ के साथ मूव हो जाती हैं और अभी उनकी माँ निकी अपने उस टाइम के बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के साथ ही रह रही होती है उसके घर में। मगर एक दिन अचानक से दोनों लड़कियां क्लेम करती हैं, दावा करती हैं कि उन्होंने अपनी माँ को बाथटब में मृत पाया है। अगर निकी की इंजरीज़ की बात करें तो निकी को काफ़ी बार एक वास की मदद से मारा गया था और 80 से ज़्यादा बार चाकू से निकी पर वार किया गया था। मेडिकल एग्जामिनर ने ये साफ कर दिया था कि निकी को किसी अननोन ने नहीं मारा है, क्योंकि जिस हद तक निकी की इंजरीज़ थी उसको देखकर लग रहा था कि किसी ने निकी से बदला लेने की कोशिश की है। अपनी माँ के मर्डर के बाद दोनों लड़कियाँ काफ़ी परेशान लग रही थी और वो काफ़ी पैनिक कर रही थी। किसी को भी नहीं लग रहा होगा कि इस मर्डर में उन दोनों लड़कियों का हाथ हो सकता है। फिर क्वेश्चनिंग के बाद अचानक से उन दोनों ने कहा कि उनकी माँ का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है जो, और रॉबर्ट को इस बारे में पता लग गया था और रॉबर्ट ने फ़ोन पे उनकी माँ को इस बारे में बताया भी था कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लग गया है। और दोनों ट्विंस पुलिस को ये इशारा कर रही थी कि शायद रॉबर्ट ने ही उनकी माँ की जान ली है। मगर डीएनए टेस्टिंग के बाद रॉबर्ट इस केस से बिल्कुल क्लियर बाहर आ गया। रॉबर्ट का निकी को मारने में कोई हाथ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब जो के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई तो पता लगा कि जो नाम का कोई भी आदमी निकी की ज़िंदगी में नहीं था। सारे इंटरोगेशन के दौरान दोनों ट्विंस का बिहेवियर पुलिस को कुछ अजीब लग रहा था। एक सिस्टर तो इंटरोगेशन के दौरान अपने हाथ पर लगातार बाइट कर रही थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है
तो उसने पुलिस को बताया कि वो ऐसा तब करती है जब वो नर्वस हो जाती है। साथ ही जितने भी पुलिस इंटरव्यूज़ हो रहे थे उसमें वो दोनों सिस्टर्स अपनी माँ के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। वो अपनी माँ की मौत को लेकर ज़्यादा दुखी भी नज़र नहीं आ रही थी। एक पॉइंट पे तो पुलिस ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को हग भी कर रही थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। अब धीरे धीरे करके ट्विंस के काफ़ी झूठ भी पुलिस के सामने आने लगे थे, लाइक द टाइमिंग्स, जिस डे पे मर्डर हुआ था उस दिन वो स्कूल कब पहुंची, वो घर पर कब थी, उस सब के बारे में वो झूठ बोल रही थी। फिर पुलिस को एक तरकीब सूझी कि हम दोनों बहनों को अलग कर देते हैं और अलग अलग इनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, मगर पुलिस के हाथ इन दोनों बहनों से कुछ भी नहीं लग रहा था। हताश होकर पुलिस ने इन दोनों बहनों को अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर की केयर पर भेज दिया। वो फिर से अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर के पास रहने लगी अगले आने वाले 4 महीनों तक, और वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रह रही थी, जैसे उनकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती थी, पार्टीज़ करती थी, इवन प्रॉम में भी जाती थी, मगर डिटेक्टिव्स की कड़ी नज़र हर समय इन दोनों बहनों पर बनी हुई थी। फिर एक केस में 4 महीने बाद एक नया टर्न आया। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट से पता लगा कि निकी के दांतों में एक बाल था। ऐसा लग रहा था जैसे निकी ने अपनी जान बचाने के लिए किसी को काटा हो। फिर पुलिस को एकदम से वो वाक़या याद आया जब इंटेरोगेशन के दौरान दोनों में से एक सिस्टर अपने हाथ पर काट रही थी। शायद वो पुलिस को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो बाइट मार्क उसके हाथ पर है वो उसने खुद ने दिया है, मगर असल में वो बाइट मार्क उसे उसकी माँ ने दिया था अपनी जान बचाने के लिए। फिर क्या था, निकी के दांतों का मोल्ड बनवाया गया और उस मोल्ड को ट्विन सिस्टर्स के दांतों से मैच किया गया, और वो मैच भी हो गया। मई 2010 में दोनों लड़कियों पर मर्डर के चार्जेस लगे, और मई 2014 में पहले एक ट्विन ने और फिर उसके बाद दूसरे ट्विन ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गिल्टी हैं और उन्होंने ही अपनी माँ की जान ली है। मगर इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बीच में ट्विन से ये भी पूछा गया कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। दोनों लड़कियों ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बताया कि वो मर्डर से एक रात पहले 2 या 3 बजे तक जाग रही थी, इसलिए जब उनकी माँ सुबह उन्हें उठाने आई तो उन्होंने अपनी माँ को उठने के लिए मना कर दिया, मगर उनकी माँ ने फिर भी उनको काफ़ी उठाने की कोशिश करी। दोनों लड़कियां अपनी माँ से पहले ही काफ़ी इरिटेटेड थी और वो काफ़ी समय से अपनी माँ को मारने की भी कोशिश कर रही थी, और उस दिन उन्होंने फाइनली एक प्लान बना लिया कि हम अपनी माँ को आज ही के दिन ख़त्म कर देंगे। घर के हालातों को भी देखकर लग रहा था कि निकी ने उस दिन काफ़ी स्ट्रगल किया था अपनी बेटियों से बचने के लिए। उसकी लड़कियों ने उसे काफ़ी मारा पीटा था और वो घर से बाहर भी भागी थी नेबर्स से मदद लेने के लिए, मगर दोनों लड़कियों ने खिसका कर उसको वापस घर में अंदर खींच लिया। उसके बाद वो अपनी माँ को अंदर लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ के सर पे एक वास मारा। फिर क्या था, उसकी माँ अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठी और उसके बाद दोनों लड़कियों ने 80 से ज़्यादा बार अपनी माँ पर चाकू से वार किया। इस पूरे केस को और उसकी ब्रूटैलिटी को जानकर सभी लोग और जज काफ़ी हैरान थे, जिसके बाद इन दोनों लड़कियों को 30 साल तक की सज़ा हुई। दोनों लड़कियां जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में अलग अलग प्रिजन में आज के टाइम पर बंद है और अपनी सज़ा काट रही हैं। गाइज, इस केस के लिए और जो भी इन दोनों लड़कियों ने करा उसके लिए जितने भी वर्ड्स निकालो वो कम है। पैथेटिक, ब्रूटल, हार्टलेस और ना जाने क्या क्या। आखिर किसी की खुद की बेटियां अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, और अपनी माँ को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद सिर्फ 30 साल की जेल। 30 साल के बाद भी ये लड़कियां काफ़ी कुछ करने में सक्षम होगी और शायद ये फिर से किसी और की जान ले लें। आप लोगों को इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।